स्टेटमेंट मेरी नज़र से भी गुजरी, हम श्योर कि आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि जनाब स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस नहीं आती मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। आज आपकी भी हम श्योर कि आपकी नज़र से भी ये स्टेटमेंट गुजरी होगी स्पीकर साहब की। किसका फैसला माना जाएगा? आप सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा या एट दिस मोमेंट इलेक्शन कमीशन की हिदायत का वेट किया जाएगा? नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है जी। इसमें आर्टिकल 189 के तहत अगर स्पीकर जो है वो नहीं मानेगा तो आपको यूसुफ रज़ा गिलानी केस जो है वो याद होगा, अजहर सिद्दीक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है 2012 का, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लेटर न लिखने पे घर गए थे। तो स्पीकर साहब 6 महीने के लिए जेल यात्रा के लिए चले जाएंगे अगर वो नहीं मानेंगे तो। इसमें तो कोई दूसरी बात है, और स्पीकर को ये बात जेब नहीं देती है। वो पार्लियामान के एक हेड है, चले सेरेमोनियस हेड ही सही आजकल, लेकिन एक स्पीकर का वकार होता है ऑफिस का, और एक वो उसकी पहचान होती है, एक डाकरम होता है। वो स्पीकर को कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर माशरे में या किसी भी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ना मानने का इंदिया दिया जाएगा तो वो फिर निज़ाम जो है वो उन्होंने 2017 में तरमीमी एक्ट था जो इलेक्शन एक्ट, उसका ही तरफ इशारा करते हुए कहा है, उसका सहारा लिया उन्होंने कि जी उसके बाद वी आर नॉट बाउंड। नहीं, इनफैक्ट ये बात स्पीकर साहब नहीं समझ रहे हैं, और वो बच्चे नहीं हैं। वो किसी और की, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि तेरा यार बोलदा, तूने बोल दी तेरा यार बोलदा। स्पीकर साहब किसी और की जुबान बोल रहे हैं। इशू ये है कि आर्टिकल 189 प्रिवेल करता है किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर। इलेक्शन एक्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। सो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको अंडू सबऑर्डिनेट जजमेंट नहीं कर सकती। अगर ये मामला हो तो फिर तो कोई वज़ीर आज़म, कोई वजीर, कोई सदर, जो क्योंकि ज़ाहिर है पार्लिमानी में, हमारे पार्लिमानी निज़ाम में जिसकी अक्सरियत होती है वो उसी पार्टी के होते हैं। वो तो फिर सर सजा ही नहीं हो सकेंगे। वो तो मार धाड़ कत्ल वतल करके वो कहें जी कि ठीक है हम नहीं कर सकते, तो अदालतों के फैसले तो मानने होते हैं। वो तो स्पीकर और या असेंबली हो या इलेक्शन कमीशन हो, वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप स्पीकर साहब की स्टेटमेंट आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। मखसूस रजिस्टरों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा, और यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 की तरफ इशारा करते हुए उसका सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं वेट करूंगा इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस का, उसके बाद इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अफसोसनाक ये स्टेटमेंट है स्पीकर का, जो मैं समझता हूँ बड़े ही उनकी बड़ी इज्जत है, और वो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली का, बड़े सीनियर और मंझे हुए सियासतदान हैं। जैसे फैसल साहब ने फरमाया कि नेचुरली वो पंजाबी का उन्होंने कहा कि जी किसी और की तरफ से उन पे कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई होंगी, तो बड़ा अफसोस है इस बात का। देखिए, लेकिन बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि ये जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये बाइंडिंग है उन पे। आर्टिकल 189 और 190 दोनों मिला के पढ़ें आप। और आपको याद होगा कि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने 2 वजाहतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी। पहली वजाहत दे दी गई 14 सितंबर को, और दूसरी अभी रिसेंटली दी गई, आपने देखा। उसमें उन्होंने यही बात इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछी थी, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस से, कि जी अब तो ये कानून आ गया है, उसमें तरमीम कर दी है उन्होंने। तो उन्होंने बड़ा उसमें वाज़ेह एक नोट इशू किया, और उसमें कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कहा कि अब कोई हम वजाहतें नहीं देंगे, ये बिल्कुल बाइंडिंग है आप पे। आप ये सीटें, मखसूस सीटें जो हैं ये पीटीआई की हैं, और ये जो इन्होंने जैली तरमीम की है इलेक्शन एक्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइट नहीं करती। तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इसमें स्पीकर साहब कैसे कह रहे हैं कि जी उनको इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दोनों, अभी स्पीकर साहब भी और इलेक्शन कमीशन साहब, वो तो बिल्कुल कंटेम्प्ट में है। वो तो कंटेम्प्ट करते ही चले आ रहे हैं तक इज्जत जो कोर्ट की हो रही है, और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करना, यही उनकी जारी है। उनका पूरा साथ दिया पिछले चीफ जस्टिस साहब ने। अब देखना है कि सुना है कि पीटीआई ने कोई उसमें कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी लगा दी है, तो ये उनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। दूसरी बात, अभी फैसल साहब ने जिक्र किया यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस का, उसके अंदर ही वो जिसपे उनको सजा हुई थी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उन्होंने खत नहीं लिखा था सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद। तो उसमें उसी जजमेंट में लिखा हुआ है, अगर कोर्ट की बातें ना मानी जाए, हर कोई यही फैसला कर ले, ये अथॉरिटीज
पार्लियामान हुकूमत ये कि जो उनकी तशरीह है आइन और कानून की या किसी की वो बाइंडिंग होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो वक़्त ही खत्म हो जाएगी। तो उसी जजमेंट में यूसुफ रजा गिलानी साहब की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जी अगर आपको बात माननी है, आप इंटरप्रिटेशन जो करनी है, तशरीह जो करनी है आइन कानून या किसी चीज की, वो सिर्फ और सिर्फ जो आइन जो इख्तियार देता है वो अदालत आली और अदालत उज़्मा को देता है। जुबैर साहब, डू यू थिंक सो कि इस पे स्पीकर साहब भी कंटेम्प्ट के मुर्तकिब हुए? बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बिल्कुल मुर्तकब है कि जी मैं नहीं मानता। अब ये उन्होंने तो बिल्कुल डिफाइंस कर दिया। नेचुरली उनके पीछे जो यहाँ सारी कुव्वतें हैं जिसने ये तरमीम भी करवाई है, वो सब उनके पीछे खड़े हुए हैं। नेचुरली वो तो नहीं मानेंगे ये बात। लेकिन आप कोर्ट को देखना, या तो कोर्ट रहेगा या ये पार्लियामान जो कोर्ट को ऐसे ही खत्म करने की कोशिश की गई है इस आईनी तरमीम के साथ, वो और अब सुना एक नई तरमीम भी और करने जा रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट ना मुकम्मल है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन वो फिर भी बज़िद है इस पे कि हमने मैं जुबैर साहब उसी तरफ आ रहा था कि आज आप लोगों ने भी दरखास्त दायर कर दी और चौथी गालिबन दरखास्त है 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, और उसमें आपकी प्ली भी यही है कि अभी हाउस भी पार्लियामान भी इनकम्प्लीट है और देन ये हमारी जो प्ली है उसके अंदर हमारी मेन प्ली तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेन पे है, लेकिन हमारी प्ली ये भी है उसके अंदर एक हमारी यही एक दरखास्त है हमारी पिटीशन के अंदर कि जी अभी तो हाउस ही मुकम्मल नहीं था तो ये कैसे तरमीम कर सकते हैं। ये वो उसकी प्रोसीजरल एस्पेक्ट को चैलेंज किया और मेरिट पे भी चैलेंज किया गया है कि ये आईनी तरमीम इस तरह से जुडिशरी को इस तरह से खत्म करके इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता आईन और कानून के हिसाब से। और इसमें आपके अलावा बलूचिस्तान बार काउंसिल भी आ गई, बलूचिस्तान हाईकोर्ट वो लोग भी आ गए। बिल्कुल वो लोग भी आ गए क्योंकि और सारे लोग देखें अक्सरियत मुल्क इस पे बहुत स्टैंड है और पूरे मुल्क में ये बात है कि देखें आप 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और इस तरह से आइन के अंदर एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या सुप्रा एक बेंच नहीं बना सकते एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारी आईनी अदालतें हैं और ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर बेंचेस बना दी जाएं और समथिंग। पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून था जिसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वैसे ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी और उस कानून को अपहोल्ड कर लिया था, जिसमें उसमें आपने देखा पिछले चीफ जस्टिस ने तरमीम भी कराई और उन्होंने एडमिट किया कि ये मेरे कहने पे ये तरमीम हुई है क्योंकि मैं माइनॉरिटी में चला गया। तो उनका जाते जाते जो एक नोट माइनॉरिटी नोट लिखा आपने देखा तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये मैं माइनॉरिटी में चला गया था इसलिए मैं नहीं करवाया ताकि 63 का केस में लगवा लूं और फैसला कर दूं ताकि वो अभी आबिद साहब और बाकी बार जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम पे ला रही हैं, पिटीशंस ला रही हैं, दरखास्तें दायर कर रही हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की भी कोई बाज़गश्त है इस्लामाबाद में? देखिए बुनियादी तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम है वो फ्लॉड तरमीम है, उसके ऊपर होमवर्क प्रॉपर नहीं किया गया। जो खासकर जुडिशरी से मुतल्लिक चेंजेस लाई गई हैं वो कोई इतनी चेंजेस नहीं है। तो उसका तो 27वीं अगर तरमीम आती है तो उसको तो 26वीं तरमीम को अनडू करना चाहिए। वही एक बेहतर रास्ता है मूव फॉरवर्ड करने का, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में बहुत ज्यादा गौर व गौज नहीं किया गया है। और देखिए ये जो तजर्बे अदालत के ऊपर किए जा रहे हैं, यानी कोशिश यही है कि एक शख्स जो है वो चला गया है, अब उसको जो है फेडरल कोर्ट के जरिए वापस लाना है और उस जैसे कुछ अपने रबड़ स्टैंप ला के अपनी मर्जी के फैसले कराने हैं। तो ऐसी चीज़ों को तो कोई भी नहीं मानेगा। अदालतें आबिद ज़ुबैरी साहब ने आपको बताया है, बलूचिस्तान से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार और सारी इस तरह की जो हमारी बार एसोसिएशन हैं, हमने 26वीं आईनी तरमीम को वकला ने अक्सर मुस्तरद किया है। और जिस तरीके से भी ये आईनी तरमीम लाई गई है वो भी आईनी तरीका नहीं है, सियासी तरीका नहीं है, अखलाकी तरीका नहीं है, इमरानी मुआहदा है। और इमरानी मुआहदा जो होता है या कोई भी मुआहदा है, मुआहदे का कानून ये है कि आप उसको जोर ज़बरदस्ती या जबर के तहत नहीं करा सकते। आपके सामने है अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर्स हों या PTI के 4-5 जो MNAs जिन्होंने वोट दिए, जो टर्न कोर्ट्स हैं, या तो उन्होंने पैसे किए तब भी रिश्वत सतानी का बाजार है, या किसी दबाव में आके किया तो तब भी गलत है। तो ये मामला जो जिस तरह से किया गया है उस पर भी बहुत एतराज़ है वकला को, और इसीलिए ये तरमीम आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो है सियासी जमातें जो हैं JUI दो के वो इसका हिस्सा रही है जरूर 26वीं आईनी तरमीम में। राय साहब, कानून और आइन में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन ओवरनाइट जिस रात को बैठ के आप करेंगे इस तरह की तरमीम,
यानी जो भी बुजुर्ग वहां पे रहनुमा थे, या उनको गोलियां खिलाई गई या टीके लगाए गए, सुबह 5:30 बजे आपको ड्राफ्ट साइन, क्या क्यामत आई हुई थी कि आपको सारी एक रात में करना था। माँ सिवाय कि आपने इसको अना का जो है मामला बनाया, माँ सिवाय इसके कि आपने इसको माइटी खुद को दिखाने के लिए मामला बनाया, और इसका नतीजा ये निकला है कि पहले जुडिशियल ओवररीच था, तो अब पार्लियामेंट ने जाके सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम क्लॉग कर दिया है। यानी आईनी और जो मामलात हैं उनके बेंचेस के और अच्छा आबिद साहब, दूसरे मामलात। आबिद साहब यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह फैसला भी कह रहे हैं कि जुडिशियल ओवररीच था पहले, तो पार्लियामान जो है वो इंक्रोचमेंट की तरफ चला गया, लेकिन इस पे वकला एहतजाज आपकी जानिब से, हामिद खान साहब की जानिब से हम बार बार सुनते हैं, लेकिन वकला एहतजाज कोई ऐसा अभी तक होता हुआ या इवन फॉर्मेशन भी नजर नहीं आ रही उसकी इस बात पे। और आप देखेंगे कि मुकलब देखिए, अब एहतजाज वो जो था वो 2007 का उस तरह की आप उस पर, मैं तो नहीं समझता उसको, क्योंकि देखिए हमने कानूनी रास्ता और उस वक्त आपको याद है 2007 में एक डीम मार्शल लॉ लगा, जो कि अब भी कंट्रोल डेमोक्रेसी है, लेकिन आफ्टर ऑल पार्लियामेंट काम कर रही है, सब है इस तरह से, तो उसमें जरा सा फर्क है। इसलिए हमने लोगों ने, कुछ लोगों ने जो अभी फैसला किया है कि हम लोग इसको चैलेंज करेंगे अदालत के अंदर, और इंशाल्लाह हमारी एक्शन कमेटी बन चुकी है, वो फैसला करेगी कि इसको और हमें किस तरह से हमें इस पे प्रोटेस्ट करनी है। देखिए जो भी हम काम करेंगे आईन और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। तो ये आपको बता दूं, अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी तो आईन और कानून के अंदर ही रहते हुए ना। जी बिल्कुल, पीसफुल प्रोटेस्ट भी होगी अभी, लेकिन अभी देखिए हमने केसेस फाइल कर दिए, अब देखना है कि बेंचेस का कोर्ट टेकअप करती है ये मामला, नहीं करती क्या हो रहा है। अब ये जो जैसे भी फैसला साहब कह रहे हैं कि वो 27वीं आदमी तरमीम भी आनी चाहिए, अगर जुडिशियल ओवररीच था तो पार्लियामेंट ने तो ओवररीच किया, उन्होंने तो कोर्ट को ही तबाह कर दिया, और ये सिस्टम चल ही नहीं सकता क्योंकि बेंचेस होंगी अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि खासतौर पर आइए बताएंगे फैसल साहब के लाहौर हाई कोर्ट में तो सिंगल जज सुनता है कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, वहां तो झगड़े भी होते हैं, तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन होती, क्या उसकी अपील जो होगी या पटिशन होगी वो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक में। तो जहां आप कह रहे थे, जो हमेशा बेचारे एक नाम को हमेशा इस्तेमाल करते हैं हुकूमती लोग आपके चैनल्स पे बैठ के, मोहम्मद भूटा का केस तो फिर कभी नहीं चलेगा सर। सर उसमें अब एक और सवाल अब ये पैदा होगा कि जो आपने पिटीशन दायर की है, ये क्या आईनी बेंच सुनेगा जो भी बना नहीं है? देखिए अब नहीं, हमारा केस है कि आईनी बेंच तो होना ही नहीं चाहिए, हमने तो उसको चैलेंज किया। देखिए हमने कहा प्रोसीजर ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं थी, फिर जिस तरह से ये वोट दिलवाएगा और एक रात के अंदर, रात के अंधेरे में ये पास कराई गई मेंगल साहब के सेनेटर्स के साथ। पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया, फिर पीटीवी पे आके उसने दूसरा दिया। मेंगल साहब का इंटरव्यू सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उस शख्स के बारे में, उनका जो सेनेटर था वो खातून के बारे में, मेंगल साहब का इंटरव्यू रोंजू साहब के बारे में। लेकिन वेंगल साहब ने क्या बात की आके टीवी पे, आप सुनिए उसको, बड़ी खास बात की। वो कहते हैं वो तो खुद भी रिजाइन कर चुके हैं ऐसी पार्लियामान से। और फिर देखिए ना, दूसरी बात है कि ये दो तरीके आपने इस्तेमाल किए, इस तरह से क्या आईनी तरामीम होती हैं, क्योंकि फैसला किया, क्योंकि एक कहते हैं ब्रूट मेजोरिटी से हम पास कराएंगे, और आप देख लीजिए क्योंकि पता नहीं क्या क्या वजह थी, कितनी आप कहते हैं कि चार्टर को डेमोक्रेसी, चार्टर डेमोक्रेसी से दो और बड़ी बातें थी कि जो आपकी अदालत की अदलिया की जो आजादी है उसको हम गारंटी करते हैं, और दूसरी बात है कि हम कभी फौज की मदद से हुकूमत में नहीं आएंगे या उनसे। तो क्या इस वक्त क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, तो वो चार्टर डेमोक्रेसी में नहीं लिखा हुआ था। और दूसरी बात कि 18वीं तरमीम या 19वीं तरमीम जो आपने की, जो बेशक आप कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब ने आपसे करवाई, लेकिन की तो पार्लियामान ने तरमीम की। उसके अंदर आपने एक तरीका कार वो रखता है कि अगर यही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना था या बेंच बननी थी, तो आपने 2010 में जब ये आपने आईनी तरमीम की, जिसपे इतना काम किया गया, और रजा रब्बानी साहब जो सेंटर भी नहीं है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों, तो उन्होंने सारा काम किया, मेहनत की, कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर डिस्कशन हुए, साल भर वो होता रहा, और उसके बाद जो तरमीम की गई। और आप देखिए उससे पहले भी आप देखिए 1973 का जब आइन बना था, उस वक्त ये 239 में क्लॉज 5 और 6 था भी नहीं। ये तो ज़ियाउल हक साहब के मरून मिन्नत है कि उन्होंने ऐड किया इसके अंदर। तो उस जमाने में जो आइन बना था उसमें भुट्टो साहब के पास ब्रूट मेजॉरिटी वेस्ट पाकिस्तान में, आपको याद होगा। तो उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा एक सवा साल लगाया उसको पास करने में। 14 अगस्त 1973 में वो लागू हुई जाके, तो फिर भी उन्होंने सारा कंसेंसस हुआ। सारे लोग जो आज लीडरान आपके बैठे हुए, इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने साइन किया। JUI के आप देखिए मुफ्ती महमूद साहब थे, बाकी पार्टीज के जो अचकज़ई साहब, सब लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया, फिर जाके वो आइन हमारा बना था 1973 का। और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने हमारे मुल्क को एक यकजा रखा हुआ है। आप इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे कहीं फिर से 1971 वाली सिचुएशन ना आ जाए। फैसल साहब, जुबैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा सवाल वही सादा सा फिर सबके लिए, अवाम के लिए, ये पिटीशन सुनेगा कौन?
इसके ऊपर मतलब आईनी बेंच तो भी बने नहीं है, फुल कोर्ट बनेगी इसके ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जितनी पिटीशन है, कौन सुनेगा ये? देखिए, नए कानून के मुताबिक हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन कानून तो वही है जो इस वक्त लाया गया है। वो चाहे जबर से गया है या फस्तायत से लाया गया है, जोर जबरदस्ती से लाया गया है, तो लाया तो गया है। तो कानून तो अब वही होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही इसको सुनेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की क्या फिर हैयत होती है वो अभी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आबिद ज़ुबैरी साहब एक बड़े कोना मश्क बार लीडर हैं। उनको अपने बार के जो लीडर्स हैं इस वक्त, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और एक इंडल्ज होना चाहिए। और बार को अपनी जो पैटी पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान बार के जो मेजॉरिटी ग्रुप कर रहा है, उससे उसको परसुएड करें कि वो एक नेशनल कॉज की तरफ आए। और मैं क्या बात कर रहे हैं मुझे एबिलिटी के ऊपर बहुत भरोसा है। और वो बार कौंसिल जो बार की तमन्ना है उसको रिप्रेजेंट करे, ना कि किसी गवर्नमेंट के किसी धड़े को या ग्रुप को। जुबैरी साहब की मुस्कुराहट बड़ी मीनिंगफुल सी थी। बड़ी प्यारी बात कही। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, मुझे तो ये शेर याद आता है। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। ये वही इस धड़े से बात करने की हमसे कह रहे हैं जिसने हमने खत लिखा कि प्लीज इस आईनी तरमीम को लेकर आप लोग पटिशन दाखिल करें। ये आपको मालूम है फैसल साहब, हमने खतूत लिखे उन लोगों को, हम लोगों ने इससे पहले नहीं। उन्होंने आपको पता है एक कमेटी बनाई जिसमें 6 लोग बैठे, उन्होंने तरामीम को अप्रूव किया और हेडेड बाय हमारे फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन है, उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। उन्होंने उसे अप्रूव किया और उसमें कहा फेडरल कोड बनना चाहिए। तो आप कह रहे हैं हम उनसे बात करें, उनसे हमने खत लिखा, हमने कहा ये प्लीज इस तरह के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप सुने, मीटिंग कॉल करें पाकिस्तान बार की, ना कि आप एक हुकूमती उसको एंडोर्स करें। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। अब आप कह रहे हैं हम उनसे बात करें। आप जानते हैं बार पॉलिटिक्स को बात करेंगे हमसे। मासूम ख्वाहिश थी लेकिन अच्छी ख्वाहिश थी फैसल साहब की, मासूम थी लेकिन खूबसूरत ख्वाहिश। बात सही कही, हमने बिल्कुल इनकी बात मानी थी और हमने खत लिखा था। मैं सिर्फ ये आबिद भाई की बात में ऐड करते हुए, देखिए बार कौंसिल जो है उसको किसी भी सियासी जमात का ज़ैली विंग होकर काम नहीं करना चाहिए। उनको एक अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखनी चाहिए, जैसे कि पूरे वकला की ओपिनियन है। और आबिद ज़ुबैरी साहब जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। बार कौंसिल इस वक्त जो है वो ये हुकूमत की डेमोक्रेट बनी हुई है, जो कि वहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप है। फारूक नाइक साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं बड़े, लेकिन वो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बार कौंसिल को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बार कौंसिल ना बनाए और बार कौंसिल को बार कौंसिल रहने दें। और इसीलिए साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।